हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरके एक्सपर्ट क्लासेस। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 10th के जो साइंस में 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स के हम लोग फिजिक्स यानी भौतिकी के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं। अभी के इस क्लास में पूरा हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, पूरा क्लास कीजिएगा, तभी आप लोग को समझ आएगा। और इसके बाद पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में सभी टॉपिक हम कवर कर देंगे, सभी टॉपिक हम इस क्लास में बताएंगे। तो फिजिक्स के यानी भौतिकी के चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, दोनों इसी क्लास में हम लोग देख लेंगे। मतलब कि प्रकाश का परावर्तन एक अलग टॉपिक है और प्रकाश का अपवर्तन एक अलग टॉपिक है। तो पूरा हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे इस क्लास में। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान क्या है। क्योंकि देखिए ये एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, बट आपके नॉलेज के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि भौतिक विज्ञान क्या है। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट आप लोग को नॉलेज के लिए ये पढ़ना जरूरी है। तो भौतिक विज्ञान क्या है, इसका आंसर लिखा गया है कि यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि। ये भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान क्या है, तो यह एक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंपल है, यह भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि मौसम का बदलना भौतिक परिवर्तन ही कहलाता है, यानी भौतिक में ही आता है। बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं है, बट पूछ सकता है, क्योंकि ये पढ़ना भी जरूरी है और आपके नॉलेज के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसका उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है कि यह निर्वात में गमन करती है। प्रकाश हमेशा निर्वात में गमन करती है। निर्वात में इसकी चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आप लोग याद रखिएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, या बोले तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन में ज्यादातर यही रहता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद है कि 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में एक बहुत ही छोटी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया है। उसके बाद क्या है कि किरण किसे कहते हैं, यह समझ लेते हैं कि किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहा जाता है। उसके बाद समझ लेते हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है कि किरणों के समूह को ही किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, किरणों के समूह को ही किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानांतर किरण पुंज, दूसरा होता है
अपसारी किरण पुंज और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो समानांतर किरण पुंज क्या है? तो समानांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समानांतर हो, समानांतर किरण पुंज कहलाता है। उसके बाद दूसरा नंबर है कि अपसारी किरण पुंज क्या है? तो अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। और तीसरा यहाँ पर है कि अभिसारी किरण पुंज क्या है? तो अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण में एक बिंदु पर जमा होते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहलाते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा 2025 के बोर्ड परीक्षा में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग 8 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए। तो ध्यान से समझिएगा, प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं, प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती हैं, सघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती है, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती है, सघन माध्यम से आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती है, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि इसके नियमों को भी लिखे, और कई बार केवल यहाँ पर पूछ दिया जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, उसके नियमों को लिखे। तो चलिए समझ लेते हैं, इसके नियम को भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये, उसके बाद इसमें ये चित्र भी बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप चित्र नहीं बनाइएगा तो नंबर काट लिया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर ये आपतित किरण है, यहाँ पर लिखा गया है, और ये बीच में एक अभिलंब खींचा गया है, और ये परावर्तित किरण है, और ये परावर्तन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। सबसे पहले इसको नियमों को हम लोग समझ लेते हैं। तो अपवर्तन के यहाँ पर नियम लिखा गया है, और एक बात याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी लगभग 10 बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम क्या है? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ऊपर चित्र में भी दर्शाया गया है इस तरह से। यहाँ पर आपतित किरण है और बीच में यहाँ पर अभिलंब खींचा गया है, और ये परावर्तित किरण है। तो वहीं लिखा गया है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। देखिए सभी यहाँ पर एक ही तल पर है। यहाँ पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम यही है। और दूसरा नियम है, किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जो अपवर्तनांक कहलाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम क्या है? तो किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जो अपवर्तनांक कहलाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कि ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है, जैसे सूर्य, तारा और यहाँ पर जुगनू आदि यहाँ पर इसका उदाहरण है। तो आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है, जैसे सूर्य, तारा और यहाँ पर जुगनू आदि इसका उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पर ये आत्मदीप्त पदार्थ है। उसके बाद यहाँ पर अदीप्त पदार्थ
पदार्थ क्या है? अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे चंद्रमा, टेबल, कुर्सी आदि इसका उदाहरण है। तो दोनों याद कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद है कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, बट आप लोग याद रखिएगा। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती हैं, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती हैं, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि इसका उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रकाश माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सममांगी माध्यम, दूसरा होता है विषममांगी माध्यम। तो पहला सममांगी माध्यम क्या है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, सममांगी माध्यम कहलाता है। और दूसरा है कि विषममांगी माध्यम क्या है? तो यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, विषमांगी माध्यम कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? हम लोग देखे हैं ऊपर अभी कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं, लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका भी सिंपल जवाब है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट आते हैं, उस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं? परावर्तक सतह किसे कहते हैं? जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती हैं, उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। उसके बाद है कि आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कि परावर्तक सतह पर आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह से जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पर आने वाली किरणों को क्या कहते हैं? तो अपवर्तित किरण, और परावर्तित किरण क्या है? तो जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, बट आप लोग को पढ़ना जरूरी है नॉलेज के लिए। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर यही अभिलंब है, जो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है विचलन कोण किसे कहते हैं? विचलन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनाता है उसे विचलन कोण कहा जाता है। यह दो तरीके से बनता है। उसके बाद है कि वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक आपतित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को वस्तु कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक आपतित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु कहा जाता है। यह दो प्रकार के होता है, पहला होता है वास्तविक वस्तु और दूसरा होता है काल्पनिक वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण किसी बिंदु पर मिलने या मिलती में
प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो इसका आंसर है कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है उस बिंदु को इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण क्या है, इसका आंसर है वैसा चिकना या चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग आवश्यक ही रंगा होता है, दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग आवश्यक रंगा ही हो, दर्पण कहते हैं। मुख्यतः ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण और तीसरा क्या होता है यहाँ पर पखलय दर्पण। तो यहाँ पर पहला समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब बनता है। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और काल्पनिक और बराबर बनता है। उसके बाद गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धासा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण में क्या है, तो जिसका परावर्तक सतह धासा हो, अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसके बाद है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो इसका आंसर है ध्रुव पहला होता है, उसके बाद वक्रता केंद्र होता है, उसके बाद वक्रता त्रिज्या, उसके बाद फोकस, उसके बाद फोकस दूरी होता है, उसके बाद प्रधान अक्ष होता है, उसके बाद द्वारक होता है। तो सबसे पहले है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है कि दर्पण खोखले गोले का बना होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। दर्पण खोखले गोले का बना होता है, इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। उसके बाद है कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे पी से सूचित करते हैं। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। उसके बाद है यहाँ पर अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अपसारी दर्पण। या अवतल दर्पण का या अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो अभिसारी लेंस और उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो अपसारी लेंस। दोनों याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है गोलीय दर्पण का फोकस किसे कहा जाता है, गोलीय दर्पण का फोकस किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है कि गोलीय दर्पण के प्रधान उसके समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के इस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। इसे एफ से सूचित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है कि गोलीय दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी क्या है, तो गोलीय दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है
कि अवतल दर्पण का फोकस चिन्ह में कैसा होता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है यानी माइनस होता है। याद रखिएगा अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस का होता है। दोनों याद रखिएगा अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। उसके बाद क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहां से किया जाता है। तो ध्रुव से किया जाता है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी का चिन्ह कैसा होता है। तो ऋणात्मक ही होता है और इसका ऑब्जेक्टिव का एक अलग से क्लास आएगा, जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ये हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद आप लोगों का कल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि इसमें से काफी क्वेश्चन रहेगा, यानी अगर यह क्लास अंत तक कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव का आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। तो कल आप लोग का ऑल ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा, यही चैप्टर का प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन का। तो क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध होता है। तो ये फार्मूला होता है आर, यहाँ पर एफ बराबर क्या होता है। तो r/2 होता है। याद रखिएगा जो कि ये फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। f बराबर r/2 होता है। f होता है क्या होता है फोकस दूरी, r होता है वक्रता त्रिज्या और बाटा में यहाँ पर 2 है। और एक और फार्मूला होता है यहाँ पर r बराबर क्या होता है तो 2f होता है। ये भी फार्मूला याद रखिएगा जो कि ये वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला यूज होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है कि अवतल दर्पण की प्रधान के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती हैं, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि हजामत दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। हजामत दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा और सीधा और काल्पनिक बनता है। उसके बाद क्वेश्चन है अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है कि जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाती है। इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि गाड़ियों के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों होता है तो इसका आंसर है कि जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है तो वह प्रधान अक्ष, यहाँ पर अक्ष लिखा गया है, अक्ष प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा है तो वह उत्तल दर्पण है। याद रखिएगा उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जिसका परावर्तक सतह धंसा है वह अवतल दर्पण है और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है वह उत्तल दर्पण है। जिसका परावर्तक सतह समतल है वह समतल दर्पण है। उसके बाद क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समानांतर किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समानांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समानांतर किरणों को अभिसारी करता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समानांतर किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद समानांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समानांतर किरणों को अभिसारित करता है और इसी गुण के कारण को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को। उसके बाद क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पूछा गया है एग्जाम में। तो यहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताना है। तो देख सकते हो उत्तल लेंस इस तरह से जो चित्र है वह उत्तल लेंस है और यहाँ पर अवतल लेंस जो है वह इस तरह से है।
तो इसका आंसर क्या है, अंतर क्या है? तो पहला है यहाँ पर उत्तल लेंस में किसके किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। उत्तल लेंस में देख सकते हो किनारे का भाग यहाँ पर पतला है और यहाँ पर ये बीच का भाग जो है वह मोटा है। और पहला नंबर है अवतल लेंस में कि इसके किनारे का भाग मोटा होता है, किनारे का भाग ये देख सकते हो मोटा है और बीच का भाग यहाँ पर ये पतला है। उसके बाद दूसरा है उत्तल लेंस में कि इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद 3 नंबर है यहाँ पर उत्तल लेंस में इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं और यहाँ पर अवतल लेंस में इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। उत्तल लेंस में है कि इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है और यहाँ पर अवतल लेंस में है कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में है कि यह अपवर्तित किरणों को अभिसारित करता है और यह अपवर्तित किरणों को अपसारित करता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आलेख खींचे। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, याद रखिएगा। इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, बोलना है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। नंबर है 8292929627। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आलेख खींचे। तो इसका आंसर है कि सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्त है जिसके छोटे बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और ये चित्र देख सकते हो, इस प्रकार से चित्र बना लीजिएगा, क्योंकि चित्र नहीं बनाइएगा तो नंबर काट लिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आलेख खींचे। यहाँ पर प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का चित्र खींचना है और यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से इसका चित्र खींचा गया है। और प्रकाश अपवर्तन का नामांकित आलेख इस प्रकार है। इस प्रकार से सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइएगा यहाँ पर, और ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, नीचे ये आधार होता है, आप जानते ही हैं। और ये प्रिज्म का कोण है। उसके बाद यहाँ पर ये आपतित किरण है और ये विचलन कोण है। उस प्रकार से ये निर्गत किरण है। इस प्रकार से आप लोग ये चित्र बना लीजिएगा। तो इस चैप्टर में इतना ही प्रश्न था। अगर आप लोग इसे पूरा तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यह मेरा गारंटी है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्लास एक अलग क्लास आएगा, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि कल आप लोग का क्लास आ जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।